नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के होने से होने वाली परेशानी से होने वाले नुकसान की और बजट से पहले डाउन हुए सर्वर के पीछे छिपे कारण की। और अंत में यह भी बात करेंगे कि चीन की तरफ जो उंगली उठ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और उसकी क्या वजह है। सर्वर डाउन होने की वजह से वैसे तो पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप के देशों में देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हिंदुस्तान में इस अटैक का असर कम है, फिर भी आर्थिक नुकसान का यदि आकलन करें तो यह आंकड़ा लाखों करोड़ तक चला जाता है। नुकसान ग्लोबल है, वैसे ही जैसे कोविड का असर ग्लोबल था और जिस तरीके से कोविड के पीछे चीन के साजिश की बात सामने आई थी, उसी तरीके से सर्वर डाउन के पीछे भी चीन का हाथ बताया जाने लगा है और इसकी वजह भी साफ है। पूरी दुनिया जहां सर्वर डाउन की वजह से परेशान है, वहीं चीन चैन की बंसी बजा रहा है। चीन के कानून के मुताबिक चीन के डेटा को चीन से बाहर नहीं भेजा जा सकता और ऐसा करना वहां पर अपराध है। यही वजह है कि चीन में माइक्रोसॉफ्ट के इस्तेमाल को भी वहां के कानून के कारण सीमित कर दिया गया है। चीन के कानून के मुताबिक कोई भी सर्वर बेस्ड कंपनी चीन की स्थानीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ही काम कर सकती है और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट को चीन में अपना काम शुरू करने में 6 साल की देरी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट चीन में वहां की लोकल कंपनी 21 वायानेट के जरिए काम कर रही है और चीन के डेटा तक उसका सीधा एक्सेस अभी तक नहीं है। चीनी सरकार के नए निर्देशों के हिसाब से इंटेल और एएमडी जैसी अमेरिकी निर्मित प्रोसेसरों को सरकारी कंप्यूटरों और सर्वरों से चीन में हटा दिया गया है और उसकी जगह पे चीन में निर्मित हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है। एफटी की एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो नए खरीद निर्देश के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और विदेशी निर्मित डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उपयोग को भी चीन में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसंबर 2023 को एक नए दिशा निर्देश प्रकाशित किए थे, जिसमें सरकारी एजेंसियों को प्रौद्योगिकी को खरीदते समय सुरक्षित और विश्वसनीय समाधान पर स्विच करने का आदेश दिया गया था। मतलब ये कि जो विदेशी कंपनी है, जो विदेशी सर्वर है, उस पे से हट करके आपको देसी सर्वर यानी चीन निर्मित सर्वर पे आना है। हुआवे और चीनी सरकार समर्थित समूह फिटियम के चिप्स को अस्वीकृत प्रोसेसर की सूची में अमेरिका में शामिल किया गया था, लेकिन चीन में इसे स्वीकृत किया गया है। दोनों कंपनियां वर्तमान में अमेरिका सरकार की निर्यात की काली सूची में है। वैसे अमेरिका ने भी चीन के सेमीकंडक्टर को बैन किया हुआ है। यही वजह है कि आज जहां पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के डाउन होने की वजह से परेशान है, चीन इसके दुष्प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त हो चैन की बंसी बजा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सर्वर डाउन की इस समस्या के पीछे चीन का हाथ है। क्या चीन आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हैकरों की फौज के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या माइक्रोसॉफ्ट पर दुनिया की निर्भरता इस आर्थिक नुकसान की प्रमुख वजह है और क्या अब समय आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के देसी बैकअप के निर्माण कर लिया जाए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ लोग होंगे, कुछ साइबर एक्सपर्ट होंगे और कुछ आर्थिक जो जानकार हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें चीन की तरफ जो इशारा किया गया है, चीन को की तरफ जो उंगली उठाई जा रही है कि इस पूरे सर्वर डाउन के हैकर के कांड के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, इस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के डाउन होने की वजह से कुछ देशों को छोड़कर दुनिया भर के विमानन, बैंकिंग, हॉस्पिटल और सेंसेक्स सहित कई सेवाएं प्रभावित हैं। इस समस्या के कारण पूरी दुनिया में जहां अफरा तफरी मची है, लाखों करोड़ों का नुकसान अनुमानित किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जहां परेशान है, वहीं चीन इस समय नॉर्मल दिख रहा है। वह क्यों इस दुष्प्रभाव से अछूता है? चीन की उस चतुराई को समझने की अब जरूरत है जो अमेरिकी निर्मित सॉफ्टवेयर और प्रोसेसरों को चीन के सरकारी कंप्यूटरों में उपयोग करने से रोकती है। इसके लिए चीन में निर्मित हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन समर्थित ग्रुप फिटियम के चिप्स को चीन ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि दोनों कंपनियां वर्तमान में अमेरिका सरकार की ब्लैक लिस्ट की सूची में। चीन के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2023 को एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें सरकारी एजेंसियों को तकनीक खरीदते समय
सुरक्षित और विश्वसनीय रास्ता चुनने का आदेश दिया। नए दिशा निर्देश में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और विदेशी निर्मित डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उपयोग को बंद करने की बात कही गई है। जिस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के चलते आज पूरी दुनिया ठहर सी गई है, उसी माइक्रोसॉफ्ट के इस्तेमाल को चीन सरकार ने पहले ही अपने देश में सीमित कर दिया था। अब सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने की वजह क्या ड्रैगन की कोई चाल है? चीन का कानून चीन के डेटा को देश से बाहर भेजने से रोकता है, इसलिए कोई भी विदेशी सर्वर चीन के डेटा को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट चीन में 21 वाया नेट के जरिए काम करता है। जिस सर्वर के डाउन होने की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, चीन उससे बिल्कुल अछूता नजर आ रहा है। यही वजह है कि संदेह की उंगली चीन की तरफ उठ रही है। कहीं इस सर्वर डाउन के साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ तो नहीं? क्या चीन ने आतंकियों से मिलकर पूरी दुनिया का सर्वर डाउन तो नहीं कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चीन पे सारी उंगलियां उठ रही कि कहीं चीन ने साइबर हैकरों की जो टीम है उसके साथ मिलकर के पूरी दुनिया पर उसने ये अटैक तो नहीं किया है। पूरी दुनिया का जो नुकसान हो रहा है कहीं उसके लिए चीन तो जिम्मेदार नहीं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं, हिमांशु होता एविएशन एक्सपर्ट हैं, पवन दुगल जी साइबर एक्सपर्ट हैं, और आयुष गुहा वो भी साइबर फॉरेंसिक लॉ के एक्सपर्ट हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है मैं एक बार आकाश जिंदल जी के पास जाऊंगा। शुरुआत में आकाश जिंदल जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि दिन में जिस तरीके से बातें हो रही थी जब सर्वर डाउन हुआ था उसके बाद से लगातार अभी भी स्थिति जो है नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी कोई बैकअप जो है तैयार नहीं हुआ है। पूरी दुनिया अभी भी जूझ रही है, और पूरी दुनिया का जो नुकसान हुआ है मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो सर्वर डाउन है और अभी भी करीब 8 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, कब नॉर्मल होगा अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी कोई दे पाने की स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आकाश जिंदल जी की क्या आपको इसके पीछे चीन का हाथ लगता है, और क्या आपको लगता है कि यह जो नुकसान है वो जानबूझ करके चीन के द्वारा कराएगा, और एक अनुमानित नुकसान कितना मानते हैं आप? देखिए मुकेश जी, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हुआ है। हिंदुस्तान की बात करें, फ्लाइट्स पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। देखिए फ्लाइट्स जो है अब मैनुअल बेसिस पे जो है लोगों के बोर्डिंग पास बनाए जा रहे हैं, तो फ्लाइट्स में लोगों को दिक्कतें आ रही है। और हिंदुस्तान में नहीं, अब दुनिया भर में देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्लोबल चैनल से जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, पेरिस में, सिडनी में, जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लाइट ऑपरेशन हिट हुए हैं। दुनिया में कई जगह बैंकिंग सर्विसेज भी हिट हुई हैं। अब जब फ्लाइट रुकती हैं तो बिजनेस रुक जाते हैं, इकोनॉमी रुक जाती है। सिमिलरली बैंकिंग सर्विसेज जो है एक पेमेंट के बाद कई 10-15 पेमेंट्स उससे कनेक्टेड होती हैं, तो उसके ऊपर जो है पेमेंट सिस्टम में जो है इम्पैक्ट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आप सही कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है। इस तरीके से जब एक्टिविटीज रुक जाती हैं, और जो है आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट से बात की जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट कितना प्रयास कर रहा है, क्राउड स्ट्राइक का इशू है, क्राउड स्ट्राइक के ऊपर भी बात आ रही है। कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन जल्दी मिलना चाहिए। अब जहां तक है चाइना की बात, चाइना देखिए हम सब जानते हैं कि आज उस तरह की इकोनॉमी नहीं रहा है जैसे पहले था, और चाइना के ऊपर दुनिया में कई बार उंगलियां उठी। सबसे पहले बात करें कोरोना की, कोरोना के समय चाइना पे कई बार उंगलियां उठी हैं, कई कंट्रीज के तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं चाइना में। उसके अलावा चाइना की अगर पॉलिसीज की बात करें, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट मूव है, किस तरीके से छोटे कंट्रीज को पहले वो कर्जा देता है, फिर कर्जा देने के बाद उनको अपने चंगुल में फंसाता है, तो सबको पता है किस तरीके से उन कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की बात सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान को चाइना ने किस तरीके से इकोनॉमिक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं जिससे चाइना क्या करता है और चाइना का क्या ऑपरेट करने का तरीका है लोगों को क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान को चाइना ने जो कर्जा दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो दिया हुआ है 3.86%। ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग समझते हैं उनके हिसाब से ये लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो पाकिस्तान का सी पैक है उसमें ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी बेची है, और पाकिस्तान एक तरह से कर्जे के जाल में जो है चाइना के फंस गया है। चाइना ने ये चीज और कंट्रीज के साथ भी की है। फिर साउथ चाइना सी में क्या किया गया है आप जानते हैं, आप तो इतने वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बहुत नॉलेज लेवल आपका हाई है। इस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल आइलैंड जो है जो साउथ चाइना सी में बन रहे हैं किस तरीके से दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं सब जानते हैं।
तो चाइना की मूव बिल्कुल। जो है हर तरीके से, चाहे एक्सपेंशनिस्ट मूव की बात करें, चाहे कोरोना के समय चाइना पे सवाल खड़े किए गए, उससे पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर इतनी लंबी चली, अब भी जो है चाइना की टाइपाई को लेके जो मूव्स हैं वो भी जो है दुनिया में क्वेश्चन की जा बिल्कुल, रही है। यूएस और किस चाइना के बीच तरीके में जो से ट्रेड वार चला था, मुझे लग रहा है कि यह जो अटैक है ये भी उसी का एक हिस्सा, मैं उससे भी इसको जोड़ करके देख रहा हूँ, इस पे भी आऊँगा। लेकिन मैं पहले थोड़ा आयुष गुहा जी के पास जाऊँगा। आयुष जी, अभी दो चीज़ें जो हो रही है, अभी ये जो सर्वर डाउन होने की वजह से मैनुअली भी बनाया जा रहा है, जो पासेस है, चाहे जो बोर्डिंग पास हो, चाहे ये मैनुअली भी बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये कितना खतरनाक, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि अगर इसके पीछे आतंकी, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि ये आतंकी अटैक हो सकता है और आतंकी इसके पीछे हो सकता है, तो वो तो इसी स्थिति का इंतजार कर रहे थे, इसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे थे कि हाथ से बनाना शुरू हो और हम जो है मैनिपुलेट करके प्लेन में जो है वो चढ़ जाएं और बोर्ड कर लें, और उसके बाद जो 9/11 में हुआ था या उस तरीके की घटना हो गई, तो कुछ तो उनके पीछे उनकी प्लानिंग। क्या आपको लगता है यह जो चीज़ है ये गलत है? और एक चीज़ और, मैं चूँकि आप लॉ से भी आप रिलेटेड है, मैं एक चीज़ चाहूँगा कि जिस तरीके से चाइना में लॉ बनाया गया कि हम बाहरी किसी भी अपने देश के डेटा को बाहर नहीं भेजेंगे और सर्वर को वहाँ पर इजाज़त ही नहीं देंगे, ये एक मामला भारत में भी है। भारत में डिफेंस के साथ और सरकारी जो महकमा है उनके लिए अलग सर्वर, लेकिन बाकी चीज़ों का डाटा जो है वो सार्वजनिक है, किसी की निजता जो है कभी भी भंग हो सकती है, इस पर कोई गारंटी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे कानून का आना जरूरी है, और अब इस घटना को देखते हुए हमें क्या सबक लेना चाहिए? जी हाँ, बेसिकली आज की जो घटना हुई है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सारे सर्वर्स ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। ये बेसिकली एक अगर अटैक के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ये डीडोएस जो हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल अटैक, उसका एक पार्ट हो सकता है। फिर अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं या आम भाषा में अगर लोगों के समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी सर्वर पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट शेयर कर देते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो इस तरह के अटैक जनरली हैकर्स अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग सर्वर्स पे करते रहते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है तो बिना डीडोएस के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू होता है, जिसे हम बॉटनेट कहते हैं। तो उन बॉटनेट्स के थ्रू होता है, तो इनको ट्रैक कर पाना कि कहाँ से हुआ है या किस लेवल से हुआ है थोड़ा मुश्किल होता है। बट जिस तरह से हमारी डिपेंडेंसी कुछ कंपनीज के कुछ सर्वर्स पे, मैं किसी कंपनी के स्पेसिफिक पे टारगेट नहीं करना चाहूंगा, बट इंडिया को अब ये समय आ गया है कि हमें डिजिटली इंडिपेंडेंस होने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह से अगर हम देखते हैं, अगर आतंकी गतिविधियों की अगर मैं बात करूं या टेररिज्म के प्रमोशन की बात करूं, तो बेसिकली जो आपका डाउट है काफी हद तक सही है कि हो सकता है कि टेररिस्ट या जो बोलना चाहिए कुछ लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं और किसी भी तरह के अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये तो केवल एक लिमिटेड दायरे की बात करें हम एयरलाइंस की, अगर हम मानते हैं कि अगर हमारा जो प्लेन्स हैं वो एयर स्पेस में होते और वहां पे अगर इस तरह की चीजें होती, और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स हैं जो कि अपना रास्ते से भटक गई हैं, तो अगर इस तरह की घटनाएं एक साथ अगर होती हैं तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक कोलैप्स हो सकता था एयर में भी, बिल्कुल। प्लेन क्रैश हो सकते थे, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इंडिया को इस चीज से सीख लेने की भी जरूरत है कि हमें अब डिपेंडेंसी से हटकर कुछ ऐसे लॉज बनाने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ में कुछ आईटी की सिक्योरिटी की पॉलिसीज को अब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और खासतौर पे जो मैंने अब तक देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या बाकी जगहों पे प्राइवेट सेक्टर्स में भी आईटी सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं होता है, जो कि बिल्कुल। एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो भी एक बोलना चाहिए सर्वर्स जो होते हैं ये आपके हैकिंग के अटैक्स के या डीडोएस अटैक्स के या किसी भी तरह के हैकिंग अटैक के शिकार होते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास, जैसे आज की न्यूज आई थी मेरे पास कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ 11 से 12 बिलियन लोगों के जो डेटा है वो भी हैक हो गया रैंसमवेयर अटैक में कुछ जगहों पे। तो ये एक बोल सकते हैं कि बड़े लेवल पे एक साइबर अटैक हो सकता है, जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही कहा, और आपसे आगे भी पूछेंगे कि यह जो अटैक है इससे बचा कैसे जाए। हिमांशु होता जी है हमारे साथ हैं, लगातार एविएशन एक्सपर्ट हैं, लगातार 3 घंटे से मेरे ख्याल से लगातार बीच बीच में गैप करके हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, पहले लंबे समय तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका तो सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि दिन में भी आपसे बात हो रही थी कि जिस तरीके से रूट भटक जा रही है जो ट्रेनें, जो फ्लाइट्स हैं, अभी एक एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो रूस में, उसे जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। इंडिगो की कुछ फ्लाइट जो है वो भी जो है रूट जो है वो भटक गई और उसके बाद उनको भी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। क्या क्रैश की संभावना है, जिस तरह की हमने दिन में ही बात करी, और इससे बचने के लिए क्या फ्लाइट में कुछ ऑटोमेशन, कुछ उसके पास कुछ अपने सॉफ्टवेयर है जो इन चीज़ों से बचने के लिए, आखिर जब उनको रूट जब भटक गई तो फिर कहीं ना कहीं से तो उन्हें इंडिकेशन मिला होगा कि हमें रूस में लैंड कर जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं। धन्यवाद मुकेश जी।
देखिए, इंटरनेशनल आपने जो बातें कही हैं उनमें से जो पॉइंट्स मुझे पकड़ना है वो मैंने पकड़ लिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंडियन फ्लाइट्स में अभी थोड़ी देर पहले भी, इससे पहले जो प्रोग्राम था उसमें भी मैं बैठा हुआ था कि इंडिया की फ्लाइट में इतना ज्यादा जो है दिक्कतें नहीं आई है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इंडिया के हैं कई कंपनी के, उनमें दिक्कतें आई है। उसमें सबसे बड़ी कारण ये है कि इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके जो रूट्स हैं उस पे जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं वहां के पायलट्स को काफी जानकारी होती है कि कौन से एयरक्राफ्ट पे, कौन से एयरपोर्ट पे, किस रनवे पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो दिक्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडियन एयरक्राफ्ट को, इंडियन पायलट्स को ये सहना पड़ता है क्योंकि वहां की, यहाँ की जानकारी इंडिया के इंटरनल नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी सिक्योर है। और इसीलिए अभी जो है हमारी डोमेस्टिक उड़ान जो है वो घरेलू उड़ान थोड़ी बहुत जो है व्यवस्थित तरीके से चलना शुरू हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल बेसिस पे जो वैश्विक स्तर पर जो ये हैक हुई है, जो आपने कहा एक चीन का, उसका दिशा बिल्कुल साफ है कि चीन ये साइबर अटैक में माहिर है। और इस साइबर अटैक में जिहादी का जो पहला शक सुदर्शन परिवार की तरफ से, सुदर्शन न्यूज की तरफ से किया गया था, वो भी 100% ठीक बैठता है। लेकिन आपने जो एक अहम सवाल पूछा कि ऐसे कोई एक्सीडेंट्स होने की चांसेस बिल्कुल हैं क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें मेक से लेके उसके पैसेंजर कॉन्फ़िगरेशन और सब में डिफरेंस होता है। एरोडायनेमिक्स का जो रूल होता है वो एरोडायनेमिक्स रूल के बेसिक रूल्स पे आज की तारीख में भी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन एक सिविलियन एयरक्राफ्ट उस बेसिक मैनुअल पे ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। उसमें कई सारे ऐसे सिस्टम्स लगाए जाते हैं जैसे कि ईएलटी होता है, इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर। वो आपको जो है सारे आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही एक आवाज सिस्टम होता है जो आजकल नया आ गया, वो पहले नहीं था। आप देखेंगे बहुत पहले, मतलब 7-8 साल पहले आपको एक बात सुनने को मिल रही थी कि नियर मिस, मतलब एक एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसके उसके नजदीक बिल्कुल। ऊपर हो, नीचे हो या साइड में हो, 1000 मीटर की दूरी से कम दूरी में अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आ जाता है तो उसको नियर मिस कहा जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच जाते हैं। क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड जो होती है और जिस जगह पर वो होते हैं वहां पर उनके बीच में तालमेल रखने के लिए सैटेलाइट से उनके लोकेशन लेके उसको एटीसी में भेजना और एटीसी के मुताबिक उनको रेडियो सिग्नल के थ्रू उनको पायलट को या जो कॉकपिट के जो क्रू होते हैं, क्रू टीम को निर्देश भेजना, ये होता है एटीसी का काम। लेकिन एटीसी और पायलट के बीच में समन्वय, क्योंकि पायलट जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को वो कंट्रोल कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट हर हर पल वो दूर होता जा रहा है या पास होता जा रहा है, तो उसकी क्या वहां पर प्रॉब्लम है जब उसके सामने सारे स्क्रीन ब्लैंक होंगे। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल टीवी बिल्कुल में बैठे, टीवी के बिल्कुल सामने बैठे हुए एक न्यूज देख रहे हैं, उसमें आप डिटेल्स में जा रहे हैं तो स्क्रीन ब्लैंक हो गया, तो आप बिल्कुल अंधेरे में। बिल्कुल। वैसे ही जो आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई, ये स्थिति बहुत सी जगह उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से उनकी तरफ से जो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से जब एयरपोर्ट या एटीसी में जब उनके पोजीशन का जब सूचना नहीं होती है तो डिले या नॉट कंफर्म्ड, ये जो चीजें आ बिल्कुल, रही एक थी चीज़ ये बहुत उनकी अच्छी आने बात में बताई आपने ज्यादातर बढ़ी। हिमांशु जी। एक सवाल पे और ही पूछा, एक जो थ्योरी आई थी जब बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इससे पहले जो रेड्डी का, वायसर रेड्डी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें कॉकपिट हैक करने की बात आई थी। तो क्या इस तरीके से कॉकपिट को हैक किया जा सकता है और अपने हिसाब से उसे क्रैश करवाया जा सकता है? क्योंकि साइबर अटैक जब जी देखिए, खाली ये दो ही चीज नहीं, हम अगर आगे देखेंगे आईसी एक 814 एयरक्राफ्ट जो है इंडोनेशिया का, वो करीब 250 पैसेंजर के साथ आज तक भी, उसके ऊपर भी काफी सारे रिसर्च हमने बिल्कुल। देखे हैं और उसमें आखिरी मोमेंट में ये देखा गया, जैसे अपने जो WTO कांड हुआ था यूएसए में 2001 में, बिल्कुल। वैसे ही बिल्कुल उसमें एक जो है जो चीफ पायलट थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे और उन्होंने एक तरह का एक मर्डरस मिशन पे
सारे चीजों को जैसे मैंने आपको बताया ईएलटी, इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर, तो वो क्या करता है जब जहाज में आप ऑन करते हैं तो वो चीज अपने आप उसको पुश करना पड़ता है, और वो पुश करने के बाद आपकी जहाज की पोजीशन हर पल वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे देता रहता है। उन्होंने क्या किया था, उसको बातचीत करते हुए को पायलट से उन्होंने उस पुश बटन को बंद कर दिया था, ताकि एयरक्राफ्ट की जो लोकेशन के बारे में नियरेस्ट एयरपोर्ट को कोई खबर ना मिले। अब ईएलटी ट्रांसमीटर की जो बात उन्होंने किया था, बिल्कुल वैसे ही जो एटीसी के अंदर बैठा हुआ बंदा है वो अगर चाहे तो वहां में वैसे उसको हैक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हुआ तो हर देश में, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि हर देश के फ्लाइट के ऊपर इसका असर क्यों हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएसए की, और यूएसए की एक और कंपनी है हनीवेल। हनीवेल कंपनी का एवियोनिक्स जो आपका जो आज के मॉडर्न ऑफ दी स्टेट जो एविएशन है, उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें से करीब 80% से ज्यादा इक्विपमेंट हनीवेल के होते हैं, और हनीवेल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें से 90% सॉफ्टवेयर वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का हैक किया जाता है तो हनीवेल के जो एवियोनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं। तो ये एक सुचिंतित तरीके से, और पहले देखिए आप इसको ट्रांसपोर्ट जो एक वर्ल्ड का एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आज के तारीख में 31.67% रेवेन्यू जनरेशन तक पहुंच चुका है, और उसके तुरंत बाद बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इसको किया गया है। तो ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसको एक साइबर अटैक हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइबर अटैक है। मैं आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहूँगा। आकाश जी, ये जो साइबर अटैक हुआ है, आपने बताया कि ग्लोबल इसका असर जो है ग्लोबली दिखेगा। हमारा बजट भी आने वाला है, क्या हमारे बजट पे भी कुछ इसका असर दिखेगा? हालांकि सारी प्लानिंग तो हुई, क्या उस पर कोई दिखेगा? मुकेश जी, आप एक बहुत वेस्टर्न जर्नलिस्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट की जो है प्लानिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। बजट में काफी चीजें हो चुकी हैं, हालांकि लास्ट मिनट कुछ चेंजेस होंगी, तो मेरे हिसाब से हमारे बजट पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारा बजट जो है बहुत ही रोबस्ट बजट, बहुत ही अच्छा बजट मोदी 3.0 का बनने वाला है, जिसमें मेरे हिसाब से एक तरफ महंगाई को कम करने के लिए काफी उपाय होंगे, दूसरी तरफ जो है जॉब जनरेशन के लिए काफी उपाय होंगे, तीसरी तरफ जो है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान जो ग्रो कर रहा है, क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वही बात मुझे बार बार चीन की तरफ ले जाती है। आज चीन को दुनिया की कई इकोनॉमी से दिक्कत है, जिसमें से हिंदुस्तान भी है। आज हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 8.2% है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। चाइना कहां बैठा हुआ है? चाइना में पीछे डिफ्लेशन रही है, चाइना में डेट क्राइसिस है, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस है, चाइना से दुनिया का बड़ा हिस्सा डील नहीं करना चाहता, चाइना में ग्लोबल इन्वेस्टर को जाना नहीं चाहते, चाइना अपने बिजनेसमैन के साथ कैसे ट्रीट करता है। मुकेश जी, वो आपको इंसिडेंट याद है बड़े अच्छे से, बिल्कुल, जो है जिसपे मेरा ख्याल 3 शो हमने एक दिन में किए थे। अपने चाइना खुद के बिजनेसमैन के साथ क्या करता है वो हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी है जो वसुधैव कुटुंबकम से चलती है, देखिए कितनी बढ़िया मिसाल सेट की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एक तरफ यूएस से हमने बढ़िया रिलेशनशिप रखे हुए हैं, दूसरी तरफ रशिया से अच्छे रिलेशनशिप रखे हुए हैं, यूरोप से अच्छे रिलेशनशिप रखे हुए हैं। रशिया के साथ, रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद हमारी डीलिंग बहुत अच्छी रही, हम उनसे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल लेते रहे डिस्काउंटेड रेट पे, इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फायदा हुआ, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल रही। साथ ही साथ यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, काफी वक्त तक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। सिमिलरली यूरोप के साथ भी हम डील करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आकाश जी, हम कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया, चीन को क्या फायदा होने वाला है, और जो अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसका करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, लौट के आएंगे तो चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि पहले कोरोना, अब सर्वर अटैक, और इन सब के पीछे क्या चीन का हाथ है। चीन की तरफ जो है उंगलियां उठ रही है, लोग संदेह कर रहे हैं कि चीन ने ऐसा किया, लेकिन क्यों किया चीन ने ऐसा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अब आकाश जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन एक बार आयुष जी के पास आएंगे। आयुष जी, दो चीज़ें हैं, एक बार जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को हैक किया गया और डाउन हो गया, हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा माइक्रो सर्वर पे है कि माइक्रोसॉफ्ट पे है, केवल मेरी ही नहीं, अब भारत की ही नहीं, बल्कि
देश के ज़्यादातर जो देश है विश्व के, वो उनकी निर्भरता जो है इस पे है। क्या इसके लिए कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए, या जब तक बैकअप प्लान नहीं है तब तक ये चीज़ें आगे भी होती रहेगी? क्योंकि पहली बार ऐसा हमारे सामने में हुआ है और हम इतनी ज़्यादा जो है मतलब कहें असहाय हो गए कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हर एक चीज़ का एक बैकअप पहले किया जाए? खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट का बैकअप तो जल्द से जल्द आना चाहिए। जी हाँ, बेसिकली इस चीज़ के बारे में बैकअप्स वाली जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है। इससे पहले भी एक रैनसमवेयर अटैक हुआ था दिल्ली एम्स पे। उस समय भी हमें बहुत सी तकलीफ और परेशानियाँ हुई थी, क्योंकि हमारा जो डेटा था, वो सेंट्रलाइज़ था, जिस वजह से सारा का सारा जो डेटा था, वो हैकर्स ने करप्ट कर दिया था, एन्क्रिप्ट कर दिया था। तो इस तरह के अटैक्स हमारे ऊपर जिस हिसाब से हो रहे हैं, हमको इस चीज़ पे कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए। अब समय आ चुका है कि हमें और भी अल्टरनेटिव बैकअप रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और जनरली भी क्या बैकअप होता है, करने की डेटा बिल्कुल रखा जाता है। बिल्कुल। आयुष जी हमारे साथ रहिए। हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी जुड़ गए। मैं पवन दुग्गल जी के पास जाना चाहूँगा, हालांकि देर से जुड़े हैं। पवन जी, ये जो हम लोग बात करें कि बैकअप की, क्या आपको लगता है बैकअप चाहिए और एक स्वदेशी बैकअप की ज़रूरत है? क्योंकि भारत में जो है जिस तरीके से चाइना कर रहा है अपना, चाइना पे कोई असर नहीं है क्योंकि उनके पास सब चीज़ अपना है। क्या अब समय आ गया है कि भारत को भी अपना बैकअप तैयार करना चाहिए? इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत को अपनी तैयारी करनी चाहिए। कारण यह है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है। बिल्कुल। बहुत जल्द ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट्स में से एक होने वाला है। तो लिहाजा पूरी दुनिया भर में लोग, स्टेक होल्डर्स, साइबर एक्टर्स इंटरेस्टेड हैं कि भारत क्या कर रहा है, और यही दिशा में काफी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स भी हैं जो भारत की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को भी नकारात्मक रूप से अफेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए अगर भारत चाहता है कि अपने साइबर सॉवरेन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो उसको अपनी निजी लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। इंडिजिनस लेवल पे बैकअप की जरूरत होगा। अपने सिस्टम्स इस तरीके से बनाना होगा ताकि आपकी निर्भरता इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सिस्टम्स पर कम से कम हो, ताकि अगली बार जब ऐसा एपिसोड हो तो भारत बिल्कुल अंधेरे में ना रहे। ऐसा ना हो कि 200 से ज्यादा फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ जाए और कोई जवाबदेही ना हो, क्योंकि कंपनी कहती है साहब मेरे लिए तो छोटा सा ग्लिच था, सिर्फ आपका अपडेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जब आज भारत में करोड़ों का और अरबों का नुकसान आज इस एपिसोड से हुआ है, जिसका भी आंकलन होना मुश्किल है, और धीरे धीरे पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। मुझे लगता है अगर भारत अपनी इंडिजिनस लेवल पर अपने साइबर इंटरेस्ट को सुरक्षित रख पाएगा तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, ये एक तो चुनौती है। एक चीज़ मैं दुग्गल जी आपसे जानना चाहूँगा कि चीन की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि चीन ने ये साइबर अटैक किया है और जिस तरीके से कोरोना का वार किया था उसने उसी तरीके से किया, क्योंकि पूरी दुनिया प्रभावित है चीन को छोड़ करके। क्या आपको लगता है कि चीन का इसमें कोई रोल है? देखिए, आज की तारीख में जब ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, आप किसी के भी रोल को रूल आउट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तफ्तीश बताएगी कि कौन कौन से साइबर एक्टर्स थे जो इसके पीछे थे, क्योंकि ये नॉर्मल केवल टेक्निकल ग्लिच तो है नहीं। अपडेट की ग्लिच होती तो इतने बड़े पैमाने पर थोड़ा इम्पैक्ट होता। तो लाजमी सी बात है, भारत को इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। वो इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत की जो सोवरेन इंटरेस्ट्स हैं उनका संरक्षण कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक एटलीस्ट हमें चीन से थोड़ा बहुत केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीन को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चीन ने भारत ने चीन के जो ताज है उसको छीन लिया है। एक जमाना होता था जब चीन दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र होता था। आज वो ताज भारत ने छीन के खुद पहन लिया है। तो ऑब्वियसली चीन नहीं चाहता कि साहब भारत आगे अच्छी तरह से बढ़े, उसकी प्रगति अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, चाइनीज ऐप के माध्यम से वो भारतीय मार्केट को फ्लड करता है और भारतीय उपभोक्ताओं के डेटा को एकत्रित कर चीन भेजता है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके और लोगों को प्रोफाइल किया जा सके। चीन कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि भारत की जो साइबर सॉवरेनिटी है या भारत की जो प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा है वो बरकरार बनी रहे। इसलिए डिस्टर्बेंस करने की दिशा में कहीं ना कहीं प्रयास हो सकते हैं। भारत को इस तरह के प्रयासों से लगभग हमेशा लाइव रहना पड़ेगा और साथ ही साथ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कुछ भी ऐसी गतिविधि हो जाए, भारत की जो रेलगाड़ी वो पटरी से नीचे ना आए, बल्कि भारत की प्रगति लगातार आगे स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाए।
और एक चीज़ दुग्गल साहब, हम और आप कैसे बचाव करें इन चीज़ों का? ये तो देश के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे ये हो गया, देश नहीं इसका बैकअप, लेकिन हम और आप जो है उस लेवल पे यूज़ नहीं करते सॉफ्टवेयर का। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो हमारे आपके सबके पास है, हम सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सबकी निजता जो है वो ख़तरे में है, सबके डेटा के लीक होने का खतरा है, बैंकिंग के डेटा लीक हो जाए और हमारे निजी डेटा लीक हो जाए, तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, बचने के उपाय ये है कि हम अपने विकल्पों को बढ़ा दें, अपने ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ा दें। केवल आप एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑफरिंग्स पर ही डिपेंडेंट ना हो। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स भी इस्तेमाल करिए और प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करिए। क्षमता रखिए कि अगर एक आपकी सेवा कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है या इम्पैक्ट हो जाती है तो आप दूसरी सेवा। हाँ बिल्कुल, लगता है तकनीकी वजह से, लगता है सर्वर डाउन की वजह से शायद माइक्रोसॉफ्ट पे ही थे शायद पवन दुग्गल जी। ये उनका भी हमसे संपर्क टूट के आकाश जिंदल जी से हम वापस आ गए। मुझे लगा सर आप भी माइक्रोसॉफ्ट पे थे क्या? एक जो पता नहीं लगता कि कहाँ पर आप नेटवर्क पर हैं, कहाँ नहीं है, लेकिन संभावित तौर पर मुझे लगता है रिडंडेंसी बिल्ड करें, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट के ठोस कदम उठाएं, अलग अलग टोकरियों में अपने अलग अलग संतरे और आम रखें ताकि एक टोकरी में नुकसान पूरा ना हो सके। बिल्कुल। हमारे साथ आयुष जी है जो कि साइबर फॉरेंसिक लॉ के एक्सपर्ट हैं। मैं एक चीज़ उनसे जानना चाहूँगा, आयुष जी, अगर इस तरीके की बातें हो जाती है तो हमारे पास कानून की क्या सुरक्षा है? कानून हमारे साथ क्या, मतलब किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है? क्या लॉ है अपने पास या लॉ अभी बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि जब तक लोगों को एक तो जानकारी नहीं होती है साइबर लॉ में, वैसे भी लोगों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन आने वाला टाइम और ख़ासतौर से अभी है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो साइबर के ज़रिए हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो साइबर के ज़रिए किया जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड से आगे भी अब तो AI भी आ गई है, AI में भी ऐसी ऐसी तकनीकें हैं कि आपके साथ फ्रॉड की संभावना जो है बढ़ गई है। तो क्या हमारा जो लॉ है, हमारे जो कानून बने हुए हैं, क्या वो सक्षम है इस तरीके की अपराध को टैकल करने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं इसे और भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है अभी? करंट में हमारे पास साइबर क्राइम और इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए लॉ है, बट मुझे इंडिविजुअली ये लगता है कि उसमें और अपडेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो लॉ है, सिस्टम है, उसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। जैसे कि रैंसमवेयर अटैक की अगर मैं बात करूँ, या और भी बहुत तरीके के अटैक हैं जिनके बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई है, ना तो उसके बारे में सिक्योरिटी या इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बताया गया है। साथ ही साथ में इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि एजेंसीज टाइम टू टाइम इन चीज़ों पे अपडेटेड रहे, क्योंकि बहुत से लोगों को, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप भी लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो हम देखते हैं कि लोगों को आज की डेट में ये भी नहीं पता कि साइबर क्राइम अगर होता है तो रिपोर्ट कहाँ करें, कैसा करें। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे, उनके साथ में भी इन चीज़ों को भी प्रमोट करने की जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि आपके अधिकार क्या हैं। जिस तरह से हमें अलग अलग तरीके की अवेयरनेस ऑपरेशन या अलग अलग मिशन चलाते हैं, साइबर को भी अपडेट करने की जरूरत है, और कुछ जो लॉ हैं उन पे और काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे लॉ सिस्टम बहुत कमजोर है, हमारा लॉ सिस्टम बहुत मजबूत है, बट इसे और मजबूत करने की जरूरत है। और जो डिपेंडेंसी या सिक्योरिटी वाली चीजें हैं, यहाँ पे हम कुछ हद तक बाकी कंट्रीज की अगर लॉ की अगर मैं बात करूँ, या यूएस की डेटा प्रोटेक्शन बिल्स की बात करूँ, या डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करूँ, तो उसके कंपैरिजन में हम कुछ हद तक अभी भी पीछे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आकाश जी के पास जाऊँगा। आकाश जी, ये जो नुकसान हमारा हुआ, आपका हुआ, पूरी दुनिया का हुआ, इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं, और कब कितना अब ये होगा, क्या डेटा होगा, ये तो बाद में सरकार भी जारी करेगी अपनी तरफ से। लेकिन ये जो आज हुआ है वो कल नहीं हो, ऐसी कोई गारंटी देने वाला नहीं है। हो सकता है कल भी हो, आप बैकअप रख लें, अपना बचाव करें, वही है। लेकिन मैं इकोनॉमिक फ्रंट पे जानना चाहता हूँ कि अभी जो नुकसान हुआ है, चाइना चूँकि जिस दिशा में चल रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, चाइना आगे भी करेगा, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम अपने आप को बचाने के लिए करें तो कौन से ऐसे मेजर्स जो है लेने चाहिए हमें, जो हम आगे अगर इस तरीके का हो तो नुकसान कम से कम हो? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो इस चीज का इंश्योरेंस शुरू होना चाहिए, और आज ही जो है आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, सुबह से बहुत से शोध कर चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस चीज का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का इश्यू आता है, कोई ऑनलाइन इश्यू आता है, जैसा कि आज इश्यू आया आउटेज का, तो उसमें जो नुकसान है उसके लिए इंश्योरेंस का प्रावधान आए, ताकि जो लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे किसी एयरलाइन कंपनी का क्योंकि कुछ कैंसिलेशन भी हुई होगी, पैसेंजर्स का, उसको कंपनसेट किया जाए, बैंकिंग की वजह से जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट किया जाए। दूसरा, ऐसा नुकसान हो ही ना, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, फेल सेफ तरीके के ऑपरेशन किए जाए ताकि नुकसान हो ही ना। देखिए, अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे चाइना है या कौन है,
अभी हम जो है कुछ नहीं कह सकते कंक्लूसिवली, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट ये चीज क्लियरली होनी चाहिए कि फेल सेफ ऑपरेशंस हो, ताकि इस तरह की चीजें ना आए। देखिए एक तरीके से सारी फाइनेंस की मार्केट, अब देखिए सारी फाइनेंस की मार्केट, सारी बैंकिंग की मार्केट, सारा चीज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे बेस कर लिया। अब ये अगर रुक जाए, मुकेश जी, एक ट्रांजेक्शन रुकती है तो उसकी वजह से 10 ट्रांजेक्शन आगे रुक जाती है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। एक दिन नहीं, चीज कई दिनों में जाके सेट आती है। तो आई थिंक पहले तो इसके लिए इंश्योरेंस की प्रोविजन आए, ताकि वो जो है अगर नुकसान हो रहा है उसको कवर किया जा सके, उसको इंश्योर किया जा सकता है। दूसरा, फेल सेफ, ये एक मंत्रा होना चाहिए, ये एक लेसन है हमारे लिए। मैं सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल साइबर वर्ल्ड के लिए, कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, आउटेज आती है, तो उसको किस तरीके से जल्दी से जल्दी हम उस चीजों को फिक्स कर सके। क्योंकि दिक्कत आ गई है, लेकिन दिक्कत को सबसे जल्दी फिक्स किया जाए, ये बहुत जरूरी है। कि हम सब बिल्कुल। जानते हैं कहीं पानी की लाइन में भी अगर लीकेज होगी तो चीज क्या चाहिए होती है कि बिल्कुल उसको बिल्कुल, फटाफट समस्या को फिक्स हम किया टाल नहीं जाए। सकते, और जो इन- अचानक हमारे पास आ गया उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास समस्या आ गई तो उससे सीख लेते हुए हम उसके लिए सॉल्यूशन जरूर उसका निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जिंदल जी आपका, हिमांशु होता जी आपका, आयुष गुहा जी आपका और पवन दुग्गल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। जितने भी मेहमानों ने आज हमारे साथ बात साझा की, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा है, और काफ़ी चूंकि लोगों के लिए नई चीज़ें हैं, और लोगों को ने जितने भी हमारे मेहमान ने यहाँ पर अपने इनपुट्स दिए वो सारे जो है बहुत ही उपयोगी थे, और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनको ये लगा होगा कि नहीं, सही में ये नई बात है। लेकिन जिस तरीके से चाइना की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, और चाइना का जो नेचर है, चाइना का जो रिकॉर्ड है, वो बताता है कि इस घटना के पीछे यह जो सर्वर डाउन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी वजह से पूरी दुनिया को जो अभी तक झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। इसलिए चाइना का हाथ हो सकता है आगे भी हो, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए अपने बैकअप जो है अपने तरीके से तैयार रखें, यानी स्वदेशी बैकअप को तैयार करने का ये सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा समय है। यदि आज नहीं किए इस पे, तो आगे आपको ऐसे नुकसान और भी होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।